Good morning, dear students. This is your teacher Sachin Khurana, and today we will discuss about the role and importance of industry in economic development. Right. First of all, it comes the structural change. Structural transformation means that people shift from primary sector to secondary and to tertiary sector, and which is very important for economic growth of the nation. नेक्स्ट कम्स द एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. जितनी भी एक्सेस लेबर फोर्स हमारे पास होती है दैट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द इंडस्ट्री एंड इट गिव्स मोर स्टेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देन द एग्रीकल्चर सेक्टर. नेक्स्ट इज इंक्रीज इन ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी. इसमें हम बात करेंगे जितना भी इंक्रीज होगा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज उतना रेट ऑफ ग्रोथ या जीडीपी जो है हमारा इंक्रीज होगा. नेक्स्ट कम्स द ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर या फिजिकल जिसको हम बोलते हैं रोड, डैम, बैंकिंग, इंश्योरेंस और सोशल लाइक एग्जांपल हेल्थ, हाउसिंग एंड एजुकेशन. नेक्स्ट इज अर्बनाइजेशन. जब डिमांड बढ़ती है गुड्स एंड सर्विसेज की, आउटपुट इंक्रीज होता है, देन इट लीड्स टू इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. नेक्स्ट कम्स सेल्फ रिलायंस. इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है दैट हेल्प्स इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रिलायंस, क्योंकि अब हम भी आयरन एंड स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, केमिकल इंडस्ट्रीज इन सब के अंदर प्रोडक्शन खुद कर पा रहे हैं. एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएसआई दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. तो हम बात करेंगे यहाँ पे 1955 की कार्व कमेटी की विच नोटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग एसएसआई फॉर प्रमोटिंग रूरल डेवलपमेंट. और कोई भी इंडस्ट्री स्मॉल स्केल है, मीडियम है या लॉन्ग टर्म है, दैट डिपेंड्स अपॉन द इन्वेस्टमेंट विच इज अलाउड. आज की डेट में फॉर अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री द इन्वेस्टमेंट इज 5 crores. Let us understand the characteristics. The very first is it is employment oriented यानी कि लेबर इंटेंसिव है, ये कैपिटल इंटेंसिव नहीं है. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर इक्वालिटी ओरिएंटेड या रीजनल इक्वालिटी. क्या होता है, हम सिर्फ रॉ मटेरियल जहाँ पर अवेलेबल है वहाँ पर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करना की कोशिश करते हैं, लेकिन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो कहीं पर भी इस्टेब्लिश हो सकती है. नेक्स्ट इज एसएसआईआर इक्विटी ओरिएंटेड या इनकम इक्वालिटी. पहले था रीजनल इक्वालिटी, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट इनकम इक्वालिटी. यहाँ पे इंटरपर्सनल इक्वालिटी भी आती है, क्योंकि जो रेवेन्यूज जो है जनरेट होते हैं एसएसआई उनको यूज कर सकता है स्मॉल फंड्स मोर एफिशिएंटली. नेक्स्ट इज इंडियाज फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस. जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी दैट वी अडॉप्टेड वाज क्लोजली रिलेटेड टू द ट्रेड पॉलिसी. अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमने इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की या इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी की बात की थी, ताकि हम डोमेस्टिक कंपनीज को प्रोटेक्ट कर सकें फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन. अब ये जो इंडियाज फॉरेन ट्रेड एट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन द प्रीवियस चैप्टर. यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड इट. नाउ कम्स द कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड. अभी क्या कहता है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में डिक्लाइन हुआ, उसके दो कारण थे. हम रॉ मटेरियल को अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए यूज करने लगे एंड देयर वाज इंक्रीज डिमांड फॉर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स. There was a decline in percentage of share of exports of conventional items like jute, tea, minerals, etc. There was increase in percentage share of exports of machine-made goods. Next comes the direction of foreign trade. अभी क्या कहता है बेटे, इसके अंदर भी एक significant change आया था. कैसे? The bulk of India export were England, America and Commonwealth countries before 1951. लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, जापान और कई सारी यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं उनके साथ हमारा फॉरेन ट्रेड चलता है. एक सब्सटेंशियल चेंज आया था इन द इंपोर्ट ट्रेड टू. अर्लियर हम सिर्फ यूके और अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे थे, नाउ हम रशिया, जापान और वही कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उन्हीं कंट्रीज के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों कर रहे हैं. आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड यू विल हैव टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज. I'm giving a pause so that you can read it. These are the answers. Next question comes, discuss the trade policy aiming at import substitution या inward looking trade strategy. अब ये strategy क्यों बनाई गई थी? There were two prominent reasons. The very first was to save foreign exchange and the second was to achieve self-reliance. अब ये टू फॉर्म्स में हमारे सामने आया. द वेरी फर्स्ट वाज द टैरिफ्स एंड द कोटास. टैरिफ में क्या था कि हम इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा देते थे ताकि
इंपोर्ट कम हो, एंड कोटा रेफर्स टू द क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस कि कितनी क्वांटिटी हम इंपोर्ट कर सकते हैं. नाउ कम्स द रीजन फॉर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. Since the industries of developed countries were not able to face world competition, जो भी developing countries थी, so it was assumed that if industries were protected, they would be able to face competition. Import restrictions जो होंगी, क्या होगा, उनको safeguard करेगा, क्लियर है जी, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को भी बचाएगा. इससे क्या होंगे हम, सेल्फ सफिशिएंट. नेक्स्ट कम्स द क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग 1950 टू 1990. इसको पढ़ेंगे दो एस्पेक्ट्स में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. दीज आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. पहला है राइजिंग इंडस्ट्रीज शेयर ऑफ जीडीपी, जो हमने पहले पढ़ा. फिर आया डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर. ये मार्क कीजिए, हम इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ऑटोमोबाइल्स, इन सब में भी अब हम काम करना शुरू हो चुके थे, नॉट जस्ट ओनली कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल्स. नेक्स्ट कम्स प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. अब हमने कैपिटल देनी शुरू करी स्मॉल फर्म्स को, ताकि वो एम्प्लॉयमेंट इक्वालिटी और इक्विटी को अचीव कर पाए. फिर बात करेंगे कॉम्पिटिशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन. मैंने आपको बताया हाई इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, और हम इंपोर्ट कोटा यानी कि टैरिफ एंड कोटाज, इन दो चीजों का यूज करते थे. नेक्स्ट है जी नेगेटिव इम्पैक्ट. पहला है इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज. होता क्या था कि एग्जांपल लेके चलेंगे, हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन सर्विस में बहुत टाइम लग जाता है एक टेलीफोन कनेक्शन को लेने में. अदर इंसिडेंस था मॉडर्न ब्रेड की जरूरत नहीं थी, फिर भी हमें इसको 2001 में प्राइवेटाइज करना पड़ा. क्लियर है जी. अब हुआ क्या कि जो भी जहां पर भी गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, वो सारी फर्म्स इनएफिशिएंट होती जा रही थी, जिसको हम सिक यूनिट भी बोलते हैं. नेक्स्ट कम्स लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन. अब मॉडर्नाइजेशन क्या कहता है कि ना तो इन्होंने मॉडर्नाइज करने की कोशिश करी, और ना इन्होंने मैक्सिमम प्रोड्यूस करने की कोशिश करी. और जो हमारा इंडिजीनियस प्रोडक्ट था, इट डिड नॉट मैच द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. राइट. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन पब्लिक सेक्टर हैंड्स. अब हमें ये चीज जाननी बड़ी जरूरी थी कि व्हाट द पब्लिक सेक्टर अलोन कैन डू एंड व्हाट द प्राइवेट सेक्टर कैन आल्सो डू. जब तक हम ये चीज नहीं करेंगे, तब तक एफिशिएंसी पे फोकस नहीं किया जा सकता था. डिफिकल्टी टू क्लोज अनवायबल एंटरप्राइजेस. ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो लॉसेज में नहीं चलता, वो फिर भी काम करता है. लेकिन जब आपको नजर आ रहा है कि आपका कोई भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जो लॉसेज में है, वो आपके गवर्नमेंट के बजट के ऊपर बहुत हैवी लोड पा रहा है, तो हमें उसको बंद करना जरूरी है. लेकिन ये करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो एम्प्लॉयड थे हमारे पास, उनके परिवार की बात थी कि इकोनॉमी एकदम से स्लम में आ जाती है. बेटा ऑल दीज फोकस पॉइंट्स यू हैव टू रीड इट वेरी केयरफुली. नेक्स्ट कम्स द क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग टिल 1991. जो हम 1991 तक कर रहे थे, आप ये समझेंगे कि ये जो यूनिट हम पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर के बाद हम समझ पाएंगे कि 1991 में एनईपी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों इंट्रोड्यूस की गई, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट. तो देखते हैं जी व्हाट वर द अचीवमेंट्स. फर्स्ट इज इंक्रीज इन नेशनल प्रोडक्ट एंड नेशनल इनकम. ये बेटा दिस इज द डाटा विच यू हैव टू लर्न. इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम. राइट. 1956 से 1990 तक 1.8% की जगह 3.6% हो चुका था. जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मोर देन 350 लाख पर्सन एज अगेंस्ट 70 लाख लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट दे चुके थे 1956 से 1990 तक. लेकिन यहीं पर हमारे पास एक नेगेटिव चीज भी आएगी, वो आगे बढ़ेंगे. डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर. इस पीरियड की अगर हम बात करें कि हमारा इंडस्ट्रियल बेस जो है दैट बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग, it became growing and became diversified. तो ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडस्ट्रियल सेक्टर ने 7% पर एनम की ग्रोथ दिखाई. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेथ रेट कम हुआ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बढ़ गया. राइज इन कैपिटल फॉर्मेशन, हमने चैनलाइज किया सेविंग्स को इन द राइट डायरेक्शंस, और जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन था दैट इंक्रीज फ्रॉम 10% टू 39%. Next, we'll talk about the failures of planning till 1950, from 1950 to 1991. First was increase in poverty. ये एकदम से increase हुई, क्योंकि
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हम उतनी ज़्यादा नहीं इंक्रीज कर पाए जिस रेट पे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी। कंसिस्टेंट राइज इन प्राइजेस, गवर्नमेंट जो है वो प्रोग्रेस शो कर रही है, लेकिन हम देखेंगे कि 1956 में द इन्फ्लेशन वाज अराउंड 6% which rose to 16.7% in 1990। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जितनी रेट ऑफ ग्रोथ पॉपुलेशन की थी उतनी रेट ऑफ ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट की नहीं थी, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती गई। एंड इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं नेगेटिव पॉइंट्स में सेक्शन पिछले क्वेश्चन में। नाउ वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर 3 which is liberalization, privatization and globalization and appraisal। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 की। अब हुआ क्या बेटा, जो भी प्रॉब्लम्स इंडिया ने फेस करी 1950 से 1990 तक, अब उन्हीं चीजों को ओवरकम करने के लिए वी नीडेड टू डिवाइस इकोनॉमिक पॉलिसी विच वाज कॉल्ड द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, या इनको हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। क्लियर है जी। अब पहले देखते हैं कि नीड क्यों थी। जो अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा वही हमारी नीड थी। फिस्कल डेफिसिट जो है वो बढ़ता जा रहा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो एडवर्स बैलेंस में जा रहा था, इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज्यादा हो चुकी थी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स गिर चुके थे, वी हैड ओनली अराउंड 2 वीक्स, इतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था कि वी हैड ओनली दैट मच अमाउंट कि हम सिर्फ 2 हफ्ते के लिए और पेमेंट्स कर सकते थे इंपोर्टेड गुड्स की। PSU, public sector undertakings, were giving poor performance। We have discussed this point in the previous chapter also। और ये भी inefficient management, जो रीजन ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस था, दैट ट्रेस्ड फ्रॉम द इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन 1980s। फॉल्टी मैनेजमेंट, रूल्स एंड रेगुलेशंस, इनकी वजह से ही इकोनॉमी जो है वो डाउन गई, क्योंकि हमारी पॉलिसीज भी डिफेक्टिव थी और एडमिनिस्ट्रेशन इनइफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन था, इनएफिशिएंट। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑन एनईपी, इट्स क्लासिफिकेशन एंड इट्स कंपोनेंट्स। यहाँ पे बात करेंगे बेटे कि न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है वो जरूरत क्यों पड़ी और क्या क्या बैरियर्स थे जो हमें रिमूव करने थे। तो इन बैरियर्स को रिमूव करने के लिए वी नीडेड स्टेबलाइजेशन मेजर्स। अब वो मेजर्स क्या थे, ये शॉर्ट टर्म थे नेचर में। दीज करेक्टेड द वीकनेस दैट डेवलप्ड इन बीओपी बाय मेंटेनिंग सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, और इन्फ्लेशन को हम अंडर कंट्रोल लाए। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेजर। अब वो क्या कहते थे, इंप्रूव करना हमें एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी, इंक्रीज इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बाय रिमूविंग द रिजिडिटीज इन वेरियस सेगमेंट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और इसके लिए हमने क्या किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन क्या है, इट मीन्स द फ्रीडम फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। अब इसके अंदर कौन कौन से रिफॉर्म्स हैं, 5 मेजर रिफॉर्म्स है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, फिजिकल टैक्स, फॉरेन एक्सचेंज, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। राइट, बात करते हैं पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स की। अब इसमें हमें जरूरत थी क्या, ये देखिए, ये हमारे पास मेजर चीजें हैं कि हमने कैसे इस चीज को इंप्लीमेंट करा। तो जो जो मेजर्स हमने अंडरटेक करे, दे वर एज फॉलोज। अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, अभी क्या कहता है कि प्रायर टू 1991 परमिशन लेनी पड़ती थी गवर्नमेंट से, और हमने इसमें बात करी थी परमिट लाइसेंस राज की। लेकिन उसके बाद जो स्ट्रेटेजिक एरियाज थे सिर्फ वहीं पर हमें लाइसेंसेस की जरूरत थी, उसके अलावा नहीं थी। डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, अब पब्लिक सेक्टर का एरिया कम किया, एरिया ऑफ कंट्रोल कम किया गया, इंडस्ट्रीज को 17 से 3 पे लाए गए। राइट, और वो 3 इंडस्ट्रीज कौन सी थी, जो डिफेंस इक्विपमेंट, एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट, जो प्योरली पब्लिक सेक्टर के अंडर थी। बाकी सब में प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया गया कि वो भी काम कर सकते हैं। डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, अब लार्ज स्केल भी जो है वो काम कर पाएंगे उन एरियाज में विच आर रिजर्व फॉर दी स्मॉल सेक्टर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। प्राइस डिटर्मिनेशन बाय मार्केट फोर्सेस, अब गवर्नमेंट का कंट्रोल खत्म। अब जो प्राइस डिटर्मिन होगा दैट वुड बी थ्रू फ्री डिमांड, सॉरी फ्री प्ले ऑफ फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, के इंडस्ट्रियल गुड्स में जो कैपिटल गुड्स थे उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन अब हमने इंपोर्ट शुरू किए ताकि वी कुड गेट बेटर टेक्नोलॉजी। एक्सप्लेन द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इनिशिएटेड अंडर लिबरलाइजेशन। अभी क्या थे, बात करेंगे यहाँ पे आरबीआई की। तो पहला था रोल ऑफ आरबीआई। पहले आरबीआई सिर्फ एक रेगुलेटर था, राइट, अब वो क्या बन गया, वो एक फैसिलिटेटर भी बन गया। तो रोल चेंज हुआ फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, 1991 से पहले प्राइवेट बैंक्स जो थे उनको एनकरेज नहीं किया जाता था,
1969 में इंदिरा गांधी जी ने उस टाइम पे 19 बैंक्स जो थे हमारी कंट्री में उनको नेशनलाइज भी किया था। अब हम कंपटीशन से बेसिकली बचना चाह रहे थे, लेकिन हमने सोचा कि जब कंपटीशन आएगा तो सर्विसेज भी बेटर होंगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रोका गया था। जैसे हम कहते हैं FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड्स एंड पेंशन फंड्स, ये अलाउड नहीं थे, अब इनको अलाउ किया गया। सेटिंग अप ऑफ न्यू ब्रांचेस, अब पहले अप्रूवल लेना पड़ता था RBI से हर एक ब्रांच सेटल करने के लिए, अब हमें रैशनलाइज करना था एग्जिस्टिंग ब्रांच नेटवर्क को, तो इसीलिए न्यू ब्रांचेस जो है विदाउट अप्रूवल ऑफ RBI भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। द गोल्डन ट्रांजैक्शन, you can pause the video and read this focus component. Now comes the fiscal and tax reforms initiated under liberalization. अभी क्या कहता है? Very first comes reduction in direct taxes. अब हम बात करेंगे यहाँ पे कॉर्पोरेशन टैक्स की, यानी कि विद द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो इनकम टैक्स रेट थे वो कम किए गए। रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी इसको कम किया गया और इनका अमाउंट भी कम किया गया। सिंप्लीफिकेशन टैक्स पेइंग प्रोसीजर, अब हम सरल फॉर्म की बात करते हैं और इनकम टैक्स में, और बात करते हैं GST की, राइट। नेक्स्ट कम्स एक्सप्लेन द फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स इनिशिएटेड अंडर लिबरलाइजेशन। तो यहाँ पे हमारे पास मेजर दो थे। वेरी फर्स्ट वाज डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी। हमने डीवैल्यू किया रुपी को। जब गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज में छेड़छाड़ करती है, मैनिपुलेट करती है टू गिव द बेनिफिट, हम उसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन। उसके बाद आता है जी डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब क्या हुआ जी, अर्लियर इट वाज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, अब हमने इसको मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पे छोड़ दिया। नाउ कम्स द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स इनिशिएटेड अंडर लिबरलाइजेशन। ये क्या कहते हैं? डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, उनको खत्म किया गया और रिड्यूस किए गए टैरिफ रेट ताकि ज्यादा इंपोर्ट इंडिया में आ सके, बेटर टेक्नोलॉजी आ सके। अबॉलिशन ऑफ इंपोर्ट लाइसेंसिंग, अभी क्या कहता है? ये कहता है जी कि इंपोर्ट जो करना है उसके ऊपर जो लाइसेंसेस की जरूरत थी, एक्सेप्ट हैजार्डस एंड एनवायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्रीज को छोड़कर अलाउ किया गया। नेक्स्ट कम्स द रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज। समझते हैं आप, ये हमने पहले भी डिस्कस किया। बेटा पॉज कीजिए वीडियो और इस पॉइंट को देखिए, आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट कम्स गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ प्राइवेटाइजेशन, इट्स वे एंड पर्पस। इट इंप्लाइज शेडिंग ऑफ ओनरशिप ऑफ मैनेजमेंट और मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज। तो क्या कर रहे हैं? रिजिड कंट्रोल है जो प्राइवेट सेक्टर पे, उसको खत्म कर रहे हैं और फ्रीडम दे रहे हैं कि आप भी उस एरिया में काम कर सकते हैं। अब ये क्यों की जाती है? टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेटाइजेशन दो तरीके से हो सकती है, बाय विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप और आउटराइट सेल ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, राइट, कि गवर्नमेंट की ओनरशिप खत्म और प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया गया या पूरी की पूरी बेच दी गई। एक हमारे पास और तरीका आता है कि जब हम प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर देते हैं लाइसेंस, आप भी इस सेक्टर में आके काम कीजिए। अब पर्पस क्या है? पहला है जी फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड अदर इज टू फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन, राइट। फिर से आ गया फोकस पॉइंट अबाउट नवरत्न एंड पब्लिक सेक्टर, पब्लिक एंटरप्राइज पॉलिसीज। ये NCERT का है बेटा, इसको रीड जरूर कीजिएगा। एक्सप्लेन द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। पहला है जी इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। अब जब मैनेजमेंट को पता लग गया कि हमारे ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, तो उन्होंने बेटर डिसीजंस लेने शुरू किए और कोई भी डिले नहीं आया। नेक्स्ट इज द फाइनेंशियल डिसिप्लिन। प्राइवेटाइजेशन मेंटेन्स फाइनेंशियल डिसिप्लिन बाय रेगुलर सप्लाई ऑफ फंड्स, रिडक्शन इन डेफिसिट। अब 1980s में जब हमने देखने लग गए कि हमारा रेवेन्यू जो है वो लार्ज मार्जिन में कॉजिंग डेफिसिट इन द गवर्नमेंट बजट, तो क्या हो रहा है? एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रेवेन्यू से, लेकिन प्राइवेटाइजेशन होने के बाद फाइनेंशियल बर्डन जो है वो गवर्नमेंट पे कम हुआ, जिसकी वजह से डेफिसिट भी कम हुआ। नेक्स्ट कम्स इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस। अब प्राइवेटाइजेशन ने टारगेट किया प्राइवेट कैपिटल और मैनेजरियल कैपेबिलिटीज पे, ठीक है जी। इससे क्या हुआ कि एनकरेज हुई कॉम्पिटिटिवनेस डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट दोनों में। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब एफिशिएंटली जब वो काम कर रहे हैं तो उनके पास फंड्स जो हैं वो ROI इंक्रीज हो रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो उससे डाइवर्सिफाई करना आसान हो जाता था। इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI जो है वो बढ़ाया गया, ठीक है जी। अब उससे बेनिफिट ये हुआ कि एक्सपेंशन डोमेस्टिक मार्केट के अंदर आसान हो गई।
नेक्स्ट कम्स द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। अब पहला था जी निग्लेक्ट ऑफ सोशल इंटरेस्ट। जो प्राइवेट सेक्टर है वो मेजरली फोकस करता था प्रॉफिट मेकिंग पे। तो जो सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी हमने सोचा था दैट वाज जस्ट अ ड्रीम रियलिटी एज सोशल इंटरेस्ट इज नॉट बीइंग द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट कम्स हाईली प्राइज्ड गुड्स। इसका मतलब क्या था कि इन्फ्लेशन बढ़ने लग गया। अब उन्होंने फोकस इसमें नहीं करा कि हम लोगों का बेनिफिट सोचें, तो प्रॉब्लम कहाँ आई इन्फ्लेशन में। ये जो सिलसिला ट्रेजेडी इज अ नोटेबल एविडेंस इन दिस रिगार्ड। आप ये वाला फोकस पॉइंट पढ़ें प्लीज। नेक्स्ट कम्स द मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल। इफ प्राइवेटाइजेशन रिमेन्स अनकंट्रोल्ड इट में टर्न इनटू मोनोपोली और उससे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर हो जाएगी इन फ्यू हैंड्स और वो हुई। हिंड्रेंस इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट आ ही नहीं सकती बिकॉज टू कट डाउन देयर कॉस्ट एंड इंक्रीज देयर प्रॉफिट वो क्या कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट दे वुड रिट्रेंच एम्प्लॉयज। नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन की। अब ग्लोबलाइजेशन क्या है? इट इज एन आउटकम ऑफ सेट ऑफ वेरियस पॉलिसीज दैट आर एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड टुवर्ड्स ग्रेटर इंडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन। इसका मतलब टर्निंग द टोटल वर्ल्ड इनटू a borderless world or a global village, right? This is the focus point of global footprint. This is also has been taken from NCERT, so please read it very carefully. अब बात करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। WTO was founded in 1995 as the successor organization to GATT, that is General Agreement on Trade and Tariff. ये जब establish हुआ 1948 में, तो it established 23 countries as global trade organizations to administer all multilateral trade. यहाँ पे unilateral या bilateral नहीं है, this is multilateral trade. फंक्शंस क्या थे? ये एग्रीमेंट्स थे टू कवर द गुड्स एंड सर्विसेज, कोई बाइलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड में जो कवर होंगे, राइट? इट एम्स एट एनलार्जिंग प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज. इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग ग्रेटर मार्केट एक्सेस टू ऑल मेंबर्स ऑफ द countries, to all member countries. Next comes the policy measures undertaken under globalization. अब क्या थे? Rise in equity limit participation of foreign investment. ये इंक्रीज की गई 40% से 51% तक. डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी अराउंड 20% तक हमने इसको जुलाई 1991 में पैसे को रुपए को डीवैल्यू किया. कन्वर्टेबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी. पहले पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी अलाउड थी इन 1992-93 बजट्स में एंड फुल कन्वर्टेबिलिटी में हम आए 1993-94 के बजट्स में. रिमूवल ऑफ कंट्रोल्स ऑन फॉरेन ट्रेड. अभी क्या कहता है? A new 5-year foreign trade policy was announced to establish the framework of trade and with the rest of the world. It removed almost all the restrictions on external trade. Modification of tariff. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर हमें कस्टम ड्यूटी टैरिफ इम्पोज जितना भी था इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे उसको हमें ग्रेजुअली रिड्यूस करना पड़ा. मॉडिफिकेशन इन टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट्स. फॉर हायरिंग फॉरेन टेक्नोलॉजी और फॉर फॉरेन टेक्नीशियंस हमारे पास पहले रिस्ट्रिक्शंस थी जिनको रिमूव किया गया. अब बात करेंगे पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी. पॉइंट्स इन फेवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन कौन कौन से थे? इट हैज बीन एबल टू एस्टैब्लिश लिंक इन सच अ वे दैट द हैपनिंग्स इन इंडिया या जो एडवांसमेंट कहते हैं दैट वाज अर्लियर माइल्स अवे लेकिन अब वो क्लोज हो गई. इट हैज बीन एबल टू टर्न द वर्ल्ड इनटू वन, मैंने बोला ग्लोबल इकोनॉमी. We are now exposed to advanced technology and are able to develop indigenous production in international market. It should be seen as opportunity in terms of greater access to global markets and increased possibility of large industries ताकि हम बड़े players बन पाए. Next comes explain outsourcing as an important outcome of globalization. अब outsourcing क्या है? जब भी आप किसी core element को आप खुद कर रहे हैं और दूसरे जो नॉन कोर एलिमेंट्स हैं उनको दूसरी कंपनीज को दे रहे हैं, जैसे थर्ड पार्टी प्रोडक्शन करवाना, उसको हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग. जैसे लीगल एडवाइस, हम आईटी सेक्टर में, टेलीकम्युनिकेशन में बीपीओज देखते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग, अकाउंटेंसी, बैंकिंग, सब चीजों के लिए. इंडिया में ये बहुत आई क्योंकि वेज रेट कम था और स्किल्ड मैन पावर ज्यादा है. यू कैन सॉल्व दिस एक्सरसाइज.
अब क्रिटिकल असेसमेंट की बात करेंगे या अप्रेजल ऑफ एलपीजी पॉलिसीज। बेटा यहाँ पर ना इसमें आपको ये सारा सारा डेटा एक बार रीड करना है, क्लियर है जी। और ये जो डेटा वाले पॉइंट है ये सारे के सारे आपको अच्छे से एक बार याद करने हैं, क्लियर। दीज आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स। इसमें मेजर जो हमारा रोल है वो डेटा का, क्लियर है जी। नेक्स्ट आ गई लिमिटेशंस या अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जीडीपी तो बढ़ा लेकिन उतनी सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं बढ़ी। एडवर्स इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर। अब हमने पब्लिक इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करा, रिफॉर्म्स आए, तो अब क्या हुआ, फर्टिलाइजर की सब्सिडी खत्म हुई, तो मार्जिनल फार्मर जो था इट हैज टू फेस प्रॉब्लम्स। लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ हम कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा थी लेकिन इट स्लो डाउन बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ड्यू टू वेरियस रीजंस, जैसे कि हमारे पास इंपोर्ट चीपर है, इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो जब आपको सस्ता सामान अच्छी क्वालिटी का दूसरे देश से मिलेगा तो आप यहाँ पे जो प्रोड्यूस्ड गुड ज्यादा अमाउंट के आप उस पर क्यों इन्वेस्ट करेंगे या वो क्यों खरीदेंगे। नेक्स्ट कम्स द डिस इन्वेस्टमेंट। ये डेटा आपको बेटे ध्यान रखना, क्लियर है जी। अब पीएससी जो है वो अंडर वैल्यूड थी जिसकी वजह से गवर्नमेंट को और ज्यादा सब्सटेंशियल लॉस उठाना पड़ा। इनइफेक्टिवनेस ऑफ या इनइफेक्टिवनेस टू फिस्कल पॉलिसीज। अब ये क्या कहते हैं, these have imposed limits on the growth of public expenditure, especially in social sectors. Tax reduction was not done to curb tax evasion and increase government revenues, but this policy did not actually result in increase in tax revenue of the government. Clear? Tariff reduction also reduced the scope of generating revenues through custom duties. अब बात करेंगे demonetization की। अब demonetization क्या था, हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। नवंबर 2016 में इंडिया के अंदर ₹500 और ₹1000 के जो नोट्स थे उनको विड्रॉ कर लिया गया था सर्कुलेशन से, क्लियर जी। और उसकी जगह एज ए लीगल टेंडर ₹2000 के नोट्स जो है वो इशू किए गए थे। फीचर्स क्या थे, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर कि लोग जब एक्सचेंज करेंगे तो उनके जितनी भी पैरेलल इकोनॉमी में ब्लैक मनी चल रही थी वो सामने आएगी। टैक्स इवेजन कंट्रोल मेजर, अब हम इससे टैक्स को इलीगली अवॉइड करने पे रोक लगा सकते हैं। चैनलाइजिंग सेविंग इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, तो क्या कर रहे हैं कि पैसा जो है उसको चैनलाइज कर रहे हैं और न्यू प्रॉफिटेबल स्कीम्स आई और लोन जो है वो लोअर रेट पे मिलने लगे। क्रिएटिंग लेस कैश इकोनॉमी, सी इट इज नॉट कैशलेस। कैशलेस का मतलब कि पैसा है ही नहीं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कैश होना नहीं, हम करिए लेस कैश कि कम से कम कैश हम लोग यूज करें, ठीक है जी। तो जबकि इसमें कुछ लिमिटेशंस थी, हमारे पास सेल फोन्स कईयों के पास नहीं है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसको डिजिटलाइज करने की कोशिश करी। अब इम्पैक्ट क्या था, ये इम्पैक्ट बेटा आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है एक बार। नेक्स्ट कम्स द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब हम कहते हैं वन टैक्स वन नेशन वन मार्केट, ठीक है जी। अभी क्या कहते हैं समझिए, जीएसटी इट रेफर्स टू सच सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो क्या था जीएसटी, एक इनडायरेक्ट टैक्स का ऐसा सिस्टम था विच बिसाइड्स ईज एंड यूनिफॉर्मिटी एट नेशनल लेवल के इजी तो होगा और यूनिफॉर्मिटी भी रहेगी। इट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन दैट द फाइनल कंज्यूमर शुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन टैक्स, क्लियर जी, टैक्स के ऊपर टैक्स ना देना पड़े। ये इंप्लीमेंट हुआ था इंडिया में फ्रॉम जुलाई 1 2017। इसको हम कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं जब टैक्स ऑन टैक्स देते हैं। अब मेन टर्म्स क्या है बेटा, ये जो मेन टर्म्स है एक्चुअल में वी आर नॉट डिफाइंड विद कि व्हाट इज द कंपोनेंट या कंटेंट ऑफ जीएसटी वी हैव टू लर्न, तो इसीलिए आप इसको एक बार रीड आउट जरूर करके जाएं, क्लियर जी। इन सारी टर्म्स को आप खुद एक बार रीड करके जाएं कि क्या है ये। अब यहां पर हम समझेंगे कि वैल्यू एडिशन क्या है और कास्केडिंग इफेक्ट क्या है। देखिए मिस्टर एक को एक प्रोडक्ट पड़ा 1000 का, जीएसटी उसने पे किया 180 रुपीज, अगर हम 18% मानकर चल रहे हैं, और प्रॉफिट अर्न किया उन्होंने 200 रुपीज का, राइट। तो अब उनका सप्लाई प्राइस आया 1200, सी हम टैक्स का जो 180 रुपया है वो उसमें नहीं जोड़ेंगे, राइट। जीएसटी रियलाइज्ड फ्रॉम मिस्टर बी 216,
अब हमने 1200 पे 18% उनसे चार्ज करना है, इस 180 के ऊपर दोबारा 18% नहीं चार्ज करना है। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब इस 216 में हमने क्या किया, टोटल अमाउंट जो रिसीव किया 1200 प्लस 216, 1416। नाउ सी, इसमें से 180 रुपीज ऑलरेडी मिस्टर ए पे कर चुका है, तो जो हम बी से रियलाइज करके गवर्नमेंट को जमा कराएंगे उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, और वो अमाउंट कितना आएगा 216 माइनस 180, दैट इज रुपीज 36। क्योंकि ए जो है वो ऑलरेडी 180 रुपीज जमा करा चुका है, अब बी जो है वो सिर्फ 36 रुपीज ही जमा कराएगा। गेटिंग माय पॉइंट? इसी को हम बोलते हैं कि कास्केडिंग इफेक्ट खत्म हुआ। अगर इस 180 के ऊपर भी टैक्स लगता दोबारा से 18%, तो उसको हम बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट, राइट? क्या बोलते हैं बच्चे? कास्केडिंग इफेक्ट। उसके बाद बेटा हमारे पास ये फीचर्स आते हैं। आई एम टेलिंग यू अगेन दैट बोर्ड हैज नॉट डिफाइंड कि हमें जीएसटी का कितना सिलेबस या क्या क्या कंपोनेंट्स कवर करने चाहिए, लेकिन फिर भी आप ये फीचर्स जो हैं एक बार जरूर पढ़ के जाएं। यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड देम, बिकॉज वी आर नॉट श्योर कि ये सिलेबस में बोर्ड ने इंक्लूड किया है या नहीं किया है। तो जस्ट फॉर अ बैकअप पर्पस हमें रीड करने चाहिए। अब जो जीएसटी का टैक्स स्ट्रक्चर है दैट वाज लाइक 0%, 0.25%, 5%, 12% एंड 18% एंड 28%। अब जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्सपोर्ट के ऊपर जीरो रेटेड है, इसका मतलब कोई टैक्स नहीं लगता है, राइट? लेकिन इंपोर्ट पे लग रहा है, तो ये आ गया नो कैटेगरी, यानी कि जीरो टैक्स। 5% जीएसटी, 12% जीएसटी, 18% जीएसटी एंड 28% जीएसटी, ये इसकी आइटम्स है जो इसमें इंक्लूड होती हैं। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट की जो हमने बात करी कि टैक्स ऑन टैक्स नहीं लगेगा, जो अमाउंट अगर टोटल 150 है उसमें से ऑलरेडी एक बंदा 100 दे चुका है, तो टैक्स क्रेडिट कितना हुआ, जो बैलेंस बच गया। नेक्स्ट लेवल पे प्लीज रीड ऑल दीज फीचर्स वेरी थॉरोली। अब यहाँ पे हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आया वो क्या आया, GST provision on imports. Imports are taken like interstate supply and this is very reason for levying on it the IGST besides the custom duties. अब बात करेंगे एग्जिस्टिंग टैक्सेस जो सबसम हुए जीएसटी के अंदर, ये हैं वो सारे नाम। ये सारे चार्जेस पहले लगते थे, टैक्सेस लगते थे, अब ये सारे टैक्सेस जो हैं दे हैव बीन सबसम्ड इन जीएसटी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।